हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब आप अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। हम कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जिसमें हम ओलिगोपोली मार्केट कर रहे हैं। और जो आज की जो हमारा टॉपिक है, प्राइस रिजिडिटी अंडर ओलिगोपोली मार्केट। प्रीवियस वीडियो में हम ओलिगोपोली मार्केट का बिहेवियर, उसके फीचर्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज प्राइस ओलिगोपोली मार्केट का जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है प्राइस रिजिडिटी, उसको डिस्कस करेंगे। प्राइस रिजिडिटी का मतलब होता है जहाँ पे प्राइस जो होते हैं रिमेन फिक्स होते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा भी चेंजेस नहीं होता है। रिजिड मतलब कि ये इतनी इजीली जो चेंजेस इनमें नहीं हो पाता है। ठीक है। अब प्राइस चाहे रिजिड जो फिक्सेस जो की जाते हैं, वो हमने पढ़ा था कि हमारी ओलिगोपोली मार्केट में जो डिमांड कब होता है, वो क्या होता है, इनडिटर्मिनेट होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा जो डिमांड कर्व है वो मार्केट के फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई से डिटरमिन नहीं किया जाता है। तो अदर स्ट्रेटजी जैसे कि एडवर्टाइजिंग या कोई भी किसी भी तरीके से प्राइस जो होता है सेट किया जाता है, तो इतनी इजीली उनमें चेंजेस नहीं होती कि डिमांड एंड मार्केट की सप्लाई पे उनका कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता है, वो हमेशा रिजिड रहते हैं। अब इसका रीज़न पढ़ेंगे वाई प्राइस इज़ रिजिड। ठीक है। तो इसका सबसे जो रीज़न है कि क्यों प्राइस हमारे रिजिड रहते हैं, उसका मेन रीज़न है इंटरडिपेंडेंस अमंग द फॉर्म्स। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने पढ़ा था कि जो फॉर्म्स, फ्यू फॉर्म्स होती है इसमें, तो जो प्राइस जो होता है आउटपुट का, वो इंटरडिपेंडेंस होता है, मतलब इन्फ्लुएंस पड़ता है अदर फॉर्म्स का। क्योंकि जो यहाँ पे प्राइस जो का इन्फ्लुएंस सिर्फ अपने ही आउटपुट अपने ही पे नहीं पड़ता, बल्कि दूसरों के कंपटीटर यानी कि राइवल्स का भी बिहेवियर जो फॉर्म्स होता है, उनसे भी इनका जो होता है इन्फ्लुएंस पड़ता है मार्केट पे। अब देखिए, अगर एक फॉर्म प्राइस को क्या करेगी, रिड्यूस करती है, दूसरी फॉर्म भी क्या करेगी, रिड्यूस करेगी। फिर क्या होगा, अगेन ये फॉर्म भी क्या करेगी, रिड्यूस करेगी अपने प्रॉफिट के लिए। फिर अगेन क्या करेगी, ये फॉर्म भी रिड्यूस करेगी। ऐसे करते करते क्या होगा, आपस में इनमें क्या हो जाएगी, प्राइस वॉर हो जाएगी। प्राइस वॉर होने से क्या होगा, जब इनके बीच प्राइस वॉर हो जाएगी, कोई भी क्या होगा, दोनों ही फर्म्स क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे लॉसेस अर्न करेगी। लॉसेस होने से क्या होएगा, मार्केट से ये दोनों फर्म आउट हो जाएगी। तो इससे क्या हो रहा है, अगर प्राइस में ये चेंजेस कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इन दोनों ही फर्म्स में लॉसेस हो रहे हैं। इसलिए प्राइस को ये क्या करेंगे, रिजिड ही रखेंगे ना कि। अब अगर हाई करते हैं, हाई करने से क्या होगा, जितना जितना प्राइस अगर ये हाई करते हैं, दूसरी फर्म हाई नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मैंने अगर प्राइस को हाई किया तो मेरे कस्टमर लॉसेस हो जाएंगे और मुझे मार्केट में इतना शेयर प्रॉफिट अर्न नहीं होगा। इसलिए क्या करती है फर्म, एडवर्टाइजिंग पे ज़्यादा ध्यान देती है। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी मार्केट का शेयर इंक्रीज करने के लिए वो प्राइस को क्या करती है, प्राइस को स्टेबल रखती है, उसको रिजिड रखती है, उसमें चेंजेस नहीं करती। उसके चेंजेस करने से तो दोनों ही फर्म का क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉसेस हो रहा है। इसलिए एडवर्टाइजिंग के थ्रू क्या करेगी, अपनी मार्केट को एक्सटेंड करेगी, प्राइस को रिजिड रखती है। ठीक है। तो ये था इसका रीज़न कि जो ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में प्राइस क्या होते हैं, हमेशा क्वाइट रिजिड रहते हैं। अब देखिए, जो हमारा प्राइस रिजिडिटी का जो कंसेप्ट है कि पॉल स्विगी ने अपने बताया था कि कैसे प्राइस रिजिड रहते हैं, उन्होंने अपने एक मॉडल में बताया है। तो किंग डिमांड कर्व, जैसे कि हमने पढ़ा है कि ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में क्या है, फर्म का कोई भी डिमांड कर्व इनडिटर्मिनेट है ना, पता ही नहीं है कि डाउनवर्ड होगा कैसे, अपवर्ड होगा, ओरिजेंटल होगा, वर्टिकल होगा। लेकिन पॉल स्विगी थे जो उन्होंने सबसे पहले किंग डिमांड कर्व लेके आए ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में, जिन्होंने बताया हमारा जो डिमांड कब होगा वो किंग्ड होगा। ठीक है। और उसमें किंग पॉइंट पे क्या होगा, प्राइस जो होंगे हमारे रिजिडिटी, जो ऊपर हमने इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी कि प्राइस रिजिडिटी, उसको इन्होंने अपने किंग डिमांड कर्व से एक्सप्लेन किया है। ठीक है। तो यहाँ पे पहले इस मॉडल को समझने से पहले हम इसकी अजम्पशन को पढ़ लेते हैं, क्या इसकी अजम्पशंस है। तो फर्स्ट इसकी अजम्पशंस है, देयर इज प्राइस इंटरडिपेंडेंस ऑन द डाउन साइड एंड बट नॉट द अपसाइड। ये देखिए, जब मैं इसको डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी, ये अपसाइड और डाउन साइड क्या है। किंग डिमांड का इस तरह सा कुछ होता है, जहाँ पे प्राइस हमारा इस पॉइंट पे डिटरमिन हो जाता है और आउटपुट जो होता है हमारा इस पॉइंट पे क्या हो जाता है,
डिटरमिन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है किंग डिमांड कर्व में, एट द पॉइंट जहाँ पे पी है वहाँ प्राइस क्या होंगे, रिजिड होंगे। इस पॉइंट किंग डिमांड जहाँ पे डिटरमिन हो जाता है, जहाँ पे प्राइस रिजिड रहते हैं, तो यहाँ के जो ऊपर वाला है डाउन साइड पे तो इंटरडिपेंडेंस रहेगी, लेकिन अप साइड पे नहीं रहेगी। इसका रीज़न मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ एक्सप्लेनेशन करके। ठीक है, अभी आप इसकी अजम्पशन से गो थ्रू हो जाइए। नेक्स्ट इसकी अजम्पशन है देयर इज़ नो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट तो ये एग्जम्पशन तो लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट होगा तो प्राइस अब थोड़ा बहुत उनमें चेंजेस हो भी सकती है, तो राइवल्स का इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम तो इसलिए हम इसके एग्जम्पशन लेके चलेंगे कि प्रोडक्ट जो होंगे वो यहाँ पे प्योर ओलिगोपोली मार्केट लेके चल रहे हैं, जहाँ पे प्रोडक्ट होमोजीनियस होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसकी एग्जम्पशन है एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग इज़ ज़ीरो, क्योंकि देखिए अगर एक्सपेंडिचर हम एडवर्टाइजिंग पे करेंगे तो धीरे धीरे फर्म का क्या हो जाएगा, आउटपुट एक्सटेंड होता जाएगा। नेक्स्ट कंजप्शन इज देयर आर मोर देन टू प्रोड्यूसर, क्योंकि एक ही सिंगल तो किसी से नहीं होगा, राइवल तो होने ज़रूरी है, तभी हम उसके बिहेवियर से, तभी तो प्राइस जो रिजिडिटी का कंसेप्ट आया है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो मार्केट में टू और मोर देन टू प्रोड्यूसर होने ही चाहिए। अब देखिए प्राइस वार मैंने आपको बता दिया, प्राइस रिजिडिटी का एक रीज़न है कि प्राइस वॉर होने से क्या होगा, दोनों ही मार्केट को लॉसेस फेस करने पड़ेंगे और धीरे धीरे वो मार्केट से एग्जिस्ट हो जाएंगे। इसीलिए जब भी इसीलिए प्राइस को क्या रखने में उनको रिजिड रखने में दोनों ही फॉर्म का फ़ायदा होता है। ठीक है, और अगर हाई करता है तो एक फॉर्म को लॉस होगा, दूसरी फॉर्म को नुकसान हो सकता है, और शायद लॉन्ग टर्म में दोनों ही फॉर्म को नुकसान हो सकता है। इसलिए यहाँ पे हम क्या रखते हैं, जो पॉइंट रिजिड जो प्राइस होता है हमारा रिजिड रहता है। अब देखिए पॉल स्विजी ने कैसे बताया है, दो डिमांड कर्व लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक तो हमारा डिमांड कर्व आप देखोगे, ये वाला डिमांड कर्व है एक फर्म का, दूसरी फर्म का जो डिमांड कर्व है ये वाला है, और जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे हमारा किंग डिमांड कर्व आ जाता है। ठीक है, इस पॉइंट पे ये वाले किंग पे ये प्राइस फिक्स रहेगा ओपी पे, और यहाँ पे मान लीजिए ओएम आउटपुट जो हो जाएगा वो हमारा फिक्स रह जाएगा। तो ये हमेशा क्या रहेगा, स्टेबल और किंग्ड रहेगा। अगर थोड़ा सा भी ये चेंजेस करता है इस प्राइस के नीचे या ऊपर जाने से, तो दोनों ही फॉर्म्स को लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। इसलिए जो ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट होती है वो आउटपुट इंटरडिपेंडेंस की वजह से प्राइस को क्या रखती है, रिजिड रखती है। ठीक है, यहाँ से इन दोनों, अब देखिए ये दो कर्व क्या बता रहे हैं, ये डी आप देखोगे क्या है, स्टीपर है देन डी कर्व। ये जो डी कर्व है हमारा, जो कैपिटल डी वाला है वो हमारा स्टीपर है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जो डिमांड इलास्टिसिटी है वो लेस देन 1 है। ठीक है, और इस वाले पॉइंट पे जो डी जो हमारा फ्लैटर है उस पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी क्या होएगी, लेस ग्रेटर देन 1 होएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर एक फर्म प्राइस को राइज कर रही है, दूसरी फर्म भी उसको क्या करेगी, राइज कर लेगी, मतलब राइज करेगी। और दूसरी फर्म, अगर एक फर्म लो कर रही है दूसरी फर्म भी लो कर रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, राइवल्स का, राइवल्स के बिहेवियर पे डिमांड का इफेक्ट पड़ रहा है। इसलिए जो इलास्टिक, मतलब ज़्यादा इलास्टिक होएगी तो ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस होएगी, ज़्यादा प्राइस वॉर होएगी। और ये वाले इस पे देखोगे फ्लैटर पे जो हमारा दूसरे वाला है जहाँ पे लेस इलास्टिक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो इंटरडिपेंडेंस का बिहेवियर इतनी जल्दी नहीं होता है, वो लेस इलास्टिक होता है। अगर एक फॉर्म प्राइस को डाउन करती है, इंक्रीज करती है, दूसरी फॉर्म का इतना इसमें चेंज नहीं करता, वो इग्नोर कर सकता है उस पॉइंट पे। ठीक है, अब देखिए किंग डिमांड कर्व को हमने इस डायग्राम से पढ़ेंगे कि किंग डिमांड, अब आपको पता लग गया कैसे है, निकल कर आया है। ठीक है, दो डिमांड कर्व से निकल के आया है। एक ऐसी फॉर्म है जिसका बहुत ही इंटरडिपेंडेंस है, जिसका एक ही दूसरी वाली मार्केट के साथ राइवल्स का रिएक्शन बहुत तेज़ी से होता है।
एक दूसरी फॉर्म ऐसी है जिसपे कोई भी इनलास्टिक है, इलास्टिसिटी में दोनों अगर उनमें प्राइजेस में इंटरडिपेंडेंसी बहुत ही लो होती है, उन दोनों के इंटरसेक्शन से हमारा क्या निकल के आता है, किंग डिमांड कर्व निकल के आता है। अब जिस पॉइंट पे किंग हमारा निकल के आया है उस पॉइंट पे हमारा आउटपुट और प्राइस क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, रिजिड हो जाता है। क्यों, अब यहाँ पे देखिए एमसी कर्व चाहे वो एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो या राइटवर्ड शिफ्ट हो, एमआर कर्व हमारा क्या हो जाता है, फिक्स है। एमआर कर्व जो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। आप देख रहे होंगे जो एमआर कर्व है वो हमारा इस तरह का है, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या है, वो डिसकंटिन्यू हो गया। क्यों, इसको जैसे ही वो हमारे किंग टू आउटपुट और किंग प्राइस में आया वहाँ पे वो क्या हो गया, अनचेंज्ड हो गया। क्यों, क्योंकि इलास्टिक, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट पे क्या होता है, इससे ऊपर नीचे जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिफरेंस जो है वो यहाँ पे तो हो जाएगा, इस पे तो डिफरेंस इलास्टिसिटी में कुछ भी नहीं है, एम सी इक्वल टू एम आर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे और इसके ऊपर और इसके नीचे क्या हो रहा है, दोनों में डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस बढ़ेगा उतना ही डिसकॉन्टिन्यूटी बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंस इन इलास्टिसिटी बिटवीन द टू फॉर्म्स, इस वजह से एम आर कर्व क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यू हो जाता है। अगर क्वेश्चन में आए वाई एम आर कर्व इज डिसकंटिन्यू एट द पॉइंट ऑन द किंग पॉइंट, तो आपका यही आंसर होगा, डिफरेंस इन द इलास्टिसिटी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स, इस वजह से ये डिसकंटिन्यू हो जाता है। और एट द पॉइंट ऑफ किंग वी हैव टू वी हैव टू सेम प्राइस एंड सेम आउटपुट। अगर थोड़ा सा भी चेंज होता है तो उस दोनों कस्टमर को, दोनों फॉर्म्स को अपने लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं, इसलिए ये यहाँ पे रिजिड रहता है, इसलिए इस कर्व को किंग डिमांड कर्व ये है। अब इससे क्या होगा, जो डाउनवर्ड पोर्शन जो मैंने आपको अजम्पशन 1 बताई थी ना, कि डाउनवर्ड जो इसके ऊपर वाला क्या होएगा, इंटरडिपेंडेंस नहीं होती, लेकिन नीचे वाले पोर्शन पे इंटरडिपेंडेंस बहुत होती है। राइवल्स की इंटरडिपेंडेंस मतलब कि एक फॉर्म का दूसरी फॉर्म पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसका मतलब क्या है, अगर एक फॉर्म प्राइस को डिक्रीज करेगी, दूसरी फॉर्म भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इस पॉइंट पे यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होएगी वो ग्रेटर देन 1 होएगी, इलास्टिक होएगी। ठीक है, इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। और दूसरी तरफ अगर इसके अपसाइड देखिए, यहाँ पे जो इंटरडिपेंडेंसी जो है फॉर्म्स के बीच वो इतनी नहीं होती। अगर एक फॉर्म इंक्रीज़ कर रही है तो ये नहीं कि दूसरी फॉर्म भी इंक्रीज़ कर देगी, वो इंक्रीज़ नहीं करेगी, वो रिजिड रखेगी। इसका रीज़न यही है, अगर वो इंक्रीज़ करती है तो उसको लगे, एक फर्म ने अगर इंक्रीज़ किया दूसरी फर्म इंक्रीज़ नहीं करेगी, क्योंकि वो अपने कस्टमर को लॉसेस नहीं करना चाहती, अपने कस्टमर को खोना नहीं चाहती जो कि उसकी मार्केट में बन चुके हैं, इसलिए वो अपने प्राइस को रिजिड रखती है। लेकिन अगर नीचे वाले पोर्शन में क्या हो रहा है, अगर एक फर्म प्राइस को रिड्यूस करती है दूसरी फर्म भी रिड्यूस कर देती है, क्योंकि इन दोनों में इंटरडिपेंडेंसी बीच में आ जाती है, और क्या होता है धीरे धीरे प्राइस वॉर होने लग जाती है, जिसकी वजह से दोनों ही फॉर्म्स को लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये इस पॉइंट पे हमारा क्या हो जाएगा, किंग डिमांड कर्व। इसीलिए फॉर्म क्या हमेशा रखती है, प्राइस रिजिड रखती है एट द पॉइंट ऑफ ओपी एंड ओएम आउटपुट पे। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है एग्जाम्स में, क्या एट द पॉइंट ऑफ किंग जो आउटपुट क्या सिर्फ प्राइस चेंजेस होते हैं, प्राइस रिजिड रहते हैं, या आउटपुट रिजिड रहता है, या दोनों रहता है, या दोनों नहीं। तो आपको लग रहा है ये जो थ्योरी है, जो ये मॉडल है प्राइस रिजिडिटी का, किंग पोल जो स्वीजी ने दिया है जिससे हमने किंग डिमांड डिटरमिन किया है, इसमें आप प्राइस बिहेवियर ही पढ़ रहे हो, है ना। अभी हमने पढ़ा कि प्राइस इंक्रीज कर, एक फर्म डिक्रीज करेगी दूसरी भी डिक्रीज कर देगी, एक फर्म इंक्रीज करेगी दूसरी नहीं करेगी, तो इसीलिए हमारा ये किंग्ड बन गया। लेकिन हम यहाँ पे प्राइस की ही बात कर रहे हैं, इसलिए बच्चे क्या करते हैं, प्राइस को ही टिक करके आ जाते हैं। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा है एट द पॉइंट ऑफ किंग्ड पे जब हम जाते हैं, आउटपुट भी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, और प्राइस भी रिजिड रहते हैं, दोनों ही आएंगे। ठीक है, तो दोनों ही इसमें हम देखेंगे कि आउटपुट भी फिक्स रहेगी और प्राइस भी हमारा फिक्स रहता है। इसी वजह से जो एम आर कर्व हमारा डिसकंटिन्यू रहता है किंग पॉइंट पे। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे किंग डिमांड जो हमने ये पढ़ा है, अगर
जो हमारा किंग डिमांड कर्व है, अगर मार्केट में डिमांड एक्सटेंड करनी है, उसने मान लीजिए उसने कोई यहाँ पे अभी हमने पढ़ा ना मार्केट की जो अजम्पशन, जो इसकी अजम्पशन मॉडल में कि एडवर्टाइज में जो एक्सपेंडिचर है वो ज़ीरो है। अगर वो एक्सपेंडिचर करता है तो उसकी कॉस्ट भी डिफरेंशिएट होएगी, प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएट आ जाएगा। इसलिए जो एक्सपेंडिचर है वो हमने अजम्पशन में लेके चल रहे हैं कि वो ज़ीरो है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी भी फोर्सेस से मार्केट या कोई भी और रीज़न से क्या होगा, डिमांड कर्व क्या हो रही है हमारी, चेंज इंक्रीज हो रही है, तो वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन हमारा प्राइस फिर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रिजिड रहेगा। इतनी इजीली हमारा प्राइस अप राइज नहीं होता है। यही रीज़न दिया है हमारे इस पोल्स फिजी डिमांड कर्व में, जो ये डिमांड कर्व में एक्सप्लेन किया है। लेकिन अब इस मॉडल की कुछ क्रिटिसिज्म भी है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला जो इन्होंने बताया है, किंग डिमांड कर्व प्रोवाइड्स कर रहा है हमें कि ये देखिए, इट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ द प्राइस हैज़ बीन डिटरमिन्ड। इन्होंने ये तो बोल दिया कि प्राइस जो है वो रिजिड रहेंगे इस पॉइंट पे, लेकिन इन्होंने ये तो नहीं बताया ना कि प्राइस डिटरमिन हुए कैसे है, आउटपुट डिटरमिन कैसे हुआ है। जबकि एमआर कर्व भी आप देखोगे कि किंग पॉइंट पे तो वो डिसकंटिन्यू हो जाती है। तो प्राइस की इन्होंने बताया ही नहीं डिटरमिन कैसे होंगे। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से, प्राइस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से, कोई ना कोई इन्होंने प्राइस का डिटर्मिनेट का बताया नहीं। बस ये एक्सप्लेन किया है कि हाँ प्राइस रिजिड रहेंगे, उसका रीज़न बता दिया, लेकिन किस कैसे डिटरमिन किए जाते हैं प्राइस, ये इन्होंने अपनी थ्योरी में नहीं बताया। डिमांड कर्व तो डिटरमिन कर दिया, लेकिन उस डिमांड कर्व से इन्होंने प्राइस रिजिडिटी का कंसेप्ट दिया है, ना कि प्राइस डिटर्मिनेशन का दिया है। एक क्रिटिज्म तो इनका ये हो गया। दूसरा क्रिटिसिज्म इनका है, इन्होंने ये तो बताया ही नहीं, देखो कि जो वो वाला इंटरडिपेंडेंसी जो नीचे वाले पोर्शन में रहती है कि एक फर्म प्राइस को डिक्रीज करती है, उनमें प्राइस वॉर हो जाती है तो लॉसेस होते हैं, इस वजह से मान लेते हैं कि वो अपने प्राइस को मतलब कम नहीं करता। लेकिन प्राइस राइज करने का उन्होंने कोई भी रीज़न इतना खास बताया नहीं है। राइवल का जो मैचेस है प्राइस राइज होने से, उनका कोई भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दी है। तीसरा इनका क्रिटिसिज्म है कि किंग डिमांड कर्व इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन ओलिगोपोलिस्टिक फर्म फॉर्म कार्टल्स और फॉलो प्राइस लीडरशिप। देखिए, अगर ओलिगोपोलिस्ट ने कार्टल फॉर्म कर लिए या प्राइस लीडरशिप कर लिया, वो दोनों सारे फॉर्म्स एकजुट हो गए, तो फिर वहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस जो होता है वो प्राइस लीडरशिप में भी क्या होता है, प्राइस डोमिनेंट फॉर्म के थ्रू क्या होता है, प्राइस सेट किया जाता है। तो वहाँ पे भी हमारा किंग डिमांड कर्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे इंटरडिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाएगी। इंटरडिपेंडेंसी का जो बिहेवियर है अमंग फर्म्स के बीच का वो ख़त्म हो जाएगा, राइवल्स का उस पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तो इस वजह से भी वहाँ पे किंग फॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक तरह मोनोपली हो जाएंगे, और मोनोपली हो गए तो उनका जो डाउनवर्ड जो होएगा, वो जो डिमांड कर्व होएगा वो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। और डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गए तो फिर किंग तो हम निकाल ही नहीं सकते ना। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म इसका जो है, द एप्लीकेशन ऑफ किंग डिमांड कर्व थ्योरी अज्यूम्स दैट देयर इज नो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बिटवीन द ओलिगोपोलिस्टिक राइवल, कि उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं हो सकता। बट इट इज़ डाउटफुल वेदर दिस थ्योरी अप्लाइज टू द ओलिगोपोली विद प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। पर फिर भी इन्होंने डाउट है क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में तो ये नहीं हो रहा, लेकिन मतलब प्योर ओलिगोपोली मार्केट में ही किंग डिमांड कर्व हमारा हो सकता है। अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएट ओलिगोपोली मार्केट आ जाए तो वहाँ पे किंग डिमांड कैसे फॉर्म होगा, उन्होंने ये इसके बारे में नहीं बताया है। तो यहाँ पे ये जो एक तो इनमें ये भी बता रखा है, इवन इफ द राइवल्स would somewhat react in this way, the gap in the marginal revenue and will too narrow to account price stability। ये भी बताया है कि जितना जितना एम आर कर्व के जो गैप है, जो बीच में हमने डिसकॉन्टीन्यूटी का पढ़ा था, वो अगर कम होता जाएगा तो धीरे धीरे राइव जो गैप की वजह से तो हमारा प्राइस स्टेबिलिटी आ रही थी, ठीक है, अगर ये गैप कम हो गया तो फिर क्या होगा। तो ये सब कुछ रीज़न थे, क्रिटिसिज्म थे किंग डिमांड कर्व के, ठीक है। तो ये हमारा था पोल स्विगी का जो किंग डिमांड कर्व ओलिगोपोली मॉडलिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है। इसी से जो डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहाँ पे इलास्टिक होएगी डिमांड, कहाँ पे इनलास्टिक होएगी, कहाँ पे प्राइस जो
किंग्ड होता है, कहाँ पे आउटपुट दोनों किंग्ड वन में कब का क्या बिहेवियर है, वाई एम आर कर्व इज़ डिसकंटिन्यू कहाँ पे होती है, ये सब जो हमने ऊपर पॉइंट डिस्कस किए ये वही है। ठीक है, आप इसको अच्छे से एक बार गो थ्रू हो जाइएगा और कैसे किंग डिमांड कब हमारा डिटरमिन किया गया। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।